पश्चिम बंगाल में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे बीजेपी सांसद का चेहरा लहूलुहान, सर फोड़ दिया। बीजेपी सांसद भी सुरक्षित नहीं है बंगाल में। खगेन मुर्मू बीजेपी बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है। इसकी बात करेंगे, जंगल राज की बात करेंगे। नंबर 2, बिहार चुनाव की डेट शीट आने के साथ ही इलेक्शन में बुर्के पर टेंशन कैसे शुरू हो गई है और चुनाव आयोग ने बुर्के में वोटिंग का क्या सॉल्यूशन निकाल लिया है, ये आपको दिखाएंगे। बिहार में इलेक्शन, बुर्के पर टेंशन। तीसरा, विसर्जन के विलन कटक के महिषासुर, ये दंगाबाज क्या योगी स्टाइल में होगा इलाज। डेंटिंग पेंटिंग का एक और कॉन्ट्रैक्ट योगी आदित्यनाथ को क्या मिल गया है, इसकी भी बात करेंगे, कटक की बात। और सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड, चौथी बहुत बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन से क्यों जोड़ा, ये रहेंगी देश नहीं झुकने देंगे में 4 बड़ी खबरें। लेकिन इस वक्त मुझे एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी सांसद पर जो जानलेवा हमला हुआ है बंगाल में, जो सर फोड़ा गया है, उसको लेकर ममता बनर्जी ने एक अजीबोगरीब बयान दे दिया। वो एक तरीके से वो हमले को जायज ठहराती हुई नजर आ रही हैं। वो कह रही हैं कि इतने बड़े काफिले के साथ जाने की जरूरत ही क्या थी। ये वो बीजेपी सांसद हैं जिनका पूरा चेहरा लहूलुहान है, खूनम खून है। बीजेपी कह रही है दरअसल सांसद खूनम खून नहीं है, लोकतंत्र खूनम खून हो चुका है बंगाल में। बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और विधायक डॉक्टर शंकर घोष पर जानलेवा हमला हुआ है। जानलेवा, ये सोचिए, ये किसी इंडिया अलायंस के नेता पर बीजेपी शासित राज्य में अगर इस तरह का हमला हो जाता, कभी ना हुए, लेकिन अगर हो जाता तो आज सोचिए लोकतंत्र से लेकर संविधान सब कुछ खतरे में आ जाता। लेकिन बंगाल में बीजेपी सांसद का सर फोड़ दिया, खूनम खून। बीजेपी का यह सांसद, बंगाल में सांसद भी, लॉ मेकर्स, एमपी सुरक्षित नहीं है क्या? इस हमले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो बयान दिया वो और चौंकाने वाला, जिसमें उन्होंने उपद्रवियों की हिम्मत बढ़ाने वाला बयान दिया, ऐसे आरोप लग रहे हैं। ममता बनर्जी ने हमला करने वालों के खिलाफ कुछ भी बोलने की बजाय यह कह दिया कि इतने सारे लोगों के साथ 30-40 गाड़ी के साथ जाने पर जनता को दुख होता है। तो ममता दीदी, अगर दुख होगा तो क्या जानलेवा हमला कर देंगे? ये सोचिए, ये सांसद, इनको क्या हो सकता था। इनका पूरा सर फाड़ दिया गया, आगे से पूरा खूनम खून। ही इज एमपी, लॉ मेकर है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वो नहीं चाहती कि कोई घटना हो और कानून व्यवस्था बिगड़े। एक बार अगर हम सुना सकते हैं ममता बनर्जी ने क्या कहा, सुनिए एक बार क्या कुछ कहा उन्होंने। बामुंडांगा में जो इंसिडेंट हुआ है, हम नहीं चाहते हैं उसका लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े। हम कभी नहीं चाहते हैं कोई इंसिडेंट हो। और ये भी ठीक है, अगर कोई फ्लड का एरिया में 30-40 गाड़ी लेके चला जाए तो एक जनता को दुख होता है। जिसको रोटी कपड़ा मकान छीन गया, उसको पास आज रोटी कपड़ा मकान का जरूरत है। इसीलिए मैं पॉलिटिक्स करने के लिए हम उधर में नहीं जाने चाहते हैं। क्यों एक इंसिडेंट हुआ है, हम तो इंसिडेंट नहीं चाहते हैं। ये मैं चाहूंगा एक बार दोबारा से बयान सुनिए, क्योंकि इसकी वजह जब मैं आपको बताऊंगा इन पर क्यों हमला हुआ। ये वहां पर बाढ़ और भूस्खलन की वजह से बाढ़ राहत बचाव में मदद करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। तब इनका ऐसा आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने मिलकर उकसाया और इनको पिटवाया, खूनम खून कर दिया। ये बाढ़ राहत बचाव कार्य में वहां पर शामिल होने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए बीजेपी के सांसद वहां पर पहुंचे थे और इनका चेहरा, इनका सर फोड़ दिया गया है। ये सांसद है, क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने, दोबारा से सुनिए आप, सुनाइए एक बार। बामुंडांगा में जो इंसिडेंट हुआ है, हम नहीं चाहते हैं उसका लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े। हम कभी नहीं चाहते हैं कोई इंसिडेंट हो। और ये भी ठीक है, अगर कोई फ्लड का एरिया में 30-40 गाड़ी लेके चला जाए तो एक जनता को दुख होता है। जिसको रोटी कपड़ा मकान छीन गया, उसको पास आज रोटी कपड़ा मकान का जरूरत है। इसीलिए मैं पॉलिटिक्स करने के लिए हम उधर में नहीं जाने चाहते हैं। क्यों एक इंसिडेंट हुआ है, हम तो इंसिडेंट नहीं चाहते हैं। बंगाल बीजेपी की तरफ से लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। अभी अभी मुझे खबर मिल रही है, विनोद तावड़े भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है,
उन्होंने भी इस पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में अराजकता चरम पर है, भाजपा के लोकसभा सांसद के काफिले पर हुआ हमला अत्यंत निंदाजनक है। उनका केवल कसूर इतना था, वो बाढ़ परिवारों से मिलने जाना चाह रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि इंडिया अलायंस के नेता भी दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में घटना वाली जगह वो जाते हैं और बाढ़ प्रभावित या किसी भी तरह से लोगों से मिलते हैं, तो उनका यह हाल किया जाता है क्या? बंगाल में बाढ़ पीड़ितों से मिलने की यह सजा होगी क्या? वो लिख रहे हैं ममता दीदी इस बात का जवाब दे कि क्या जनता से मिलना भी बंगाल में अपराध हो चुका है? इस बात में कोई दो राय नहीं कि टीएमसी के राज में पश्चिम बंगाल गुंडागर्दी का गढ़ बन गया है। गुंडागर्दी का गढ़, जंगल राज बंगाल, गुंडागर्दी का गढ़ बंगाल, ये बीजेपी कह रही है। कानून व्यवस्था धराशायी हो चुकी है। आप सोच कर देखिए, ममता बनर्जी ने जो कहा है उसी के बाद अब यह समझ में आ रहा है कि अभी तक एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। सांसद पर जानलेवा हमला, खूनम खून, सर फोड़ दिया, एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। सांसद और विधायक का पत्थर मार मारकर सर फोड़ने वालों पर प्रशासन की क्या ममता है क्या? बीजेपी आरोप लगा रही है साहब कि खगेन मुर्मू और बीजेपी विधायक पर हमला करने वाले टीएमसी के गुंडे थे, गुंडे। ये लोग बाढ़ बचाव, बाढ़ राहत पीड़ितों से, वहां पर जो पीड़ित हैं बाढ़ के, उनसे मिलने जा रहे थे। टीएमसी के गुंडों ने हमला कर दिया। इसलिए ममता बनर्जी उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई या बयान देने से बच रही है। खगेन मुर्मू इनका नाम है। यह हाल इसलिए किया गया ताकि बीजेपी से जुड़ा कोई और नेता बाढ़ पीड़ितों की मदद करने और बाढ़ पीड़ितों की स्थिति जानने के लिए बंगाल जाने की हिम्मत ना करे। बीजेपी का कहना है साहब कि बंगाल के कई उत्तरी इलाकों में पिछले कई दिनों से, बल्कि 2 दिनों से मौसम जानलेवा बन चुका है। बाढ़ और लैंडस्लाइड में इलाके में 28 लोगों की जान, 28। इस तरफ की तस्वीरें देखिए, तो गाड़ी पर भी हमला हुआ है। ये देखिए आप तस्वीर, जब वहां पर बीजेपी नेता वहां पर पहुंचे, उनकी गाड़ियों पर वहां से पत्थरबाजी, गाड़ियों, पुलिस वहां पर खड़ी है। सोच कर देखिए आप, इन दंगाइयों की, इन उपद्रवियों की इतनी हिम्मत होती है, पुलिस की मौजूदगी में एक एमपी, एमएलए, लॉ मेकर्स की गाड़ियों पर अटैक। एक ये तस्वीर और एक ये, 28 लोगों की जान जा चुकी है इस बाढ़ की वजह से, लैंडस्लाइड बाढ़ की वजह से। इसके बावजूद ममता सरकार की तरफ से इन लोगों के लिए कोई मदद नहीं पहुंची। आज जब बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल इस इलाके का जायजा लेने पहुंचा, राहत सामग्री देने पहुंचा, तभी अचानक भीड़ में मौजूद टीएमसी के गुंडों ने पत्थर, ईंटें, लाठियां फेंकनी शुरू कर दी। इस दौरान भीड़ ने बीजेपी सांसद और विधायक पर अटैक कर दिया, गाड़ियां तोड़ दी। किसी तरह से दोनों ने मतलब इनकी बीजेपी कह रही है लिंचिंग हो सकती थी इन लोगों की वहां पर। किसी तरह से इन नेताओं को भीड़ से बचाकर, टीएमसी के गुंडों से बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया, उनको वहां पर भर्ती कराया गया है। हालांकि आपको बता दें, इसको लेकर पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी का एक पुराना कोई वीडियो भी जारी किया गया है। बीजेपी के कई नेताओं ने आज एक वीडियो सोशल मीडिया पोस्ट करके कहा कि ये एक तरफ बंगाल के लोग बाढ़ से त्रस्त हैं, बंगाल में गुंडागर्दी चरम पर है, टीएमसी के गुंडे बीजेपी के नेताओं को मार रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं, लेकिन ममता दीदी डांस में मस्त है, ये बीजेपी कह रही है। इस वीडियो के जरिए बीजेपी सवाल उठा रही कि क्या ममता इसी बात से नाराज है कि उनके राज्य में विपक्ष बाढ़ पीड़ित जनता की मदद करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बीजेपी की तरफ से इस पूरे विवाद को लेकर क्या कहा जा रहा है, सुनिए। पश्चिम बंगाल लोकतंत्र की दुर्गति की तरफ बढ़ रहा है। आज जिस प्रकार की घटना पश्चिम बंगाल में हुई है, उसे यदि लोकतंत्र का शोक गीत कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। में जब से तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई है, हिंसा, मर्यादाओं को ध्वस्त करना, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना एक बहुत सामान्य बात हो गई है। और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की सरकार और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की असंवेदनशीलता भी अपनी पराकाष्ठा के पार है। कोई पार्टी के कोई जनप्रतिनिधि हो या कोई आम कार्यकर्ता, कहीं भी कोई जाए, उन पे हमला करो, खून बहाओ, ये कोई। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें योगी की डेंटिंग पेंटिंग वाली ट्रीटमेंट की किस और स्टेट में जरूरत आन पड़ी है। कटक के महिषासुर कह लीजिए, विसर्जन के विलन कह लीजिए, इस सवाल के साथ कि कोई भी हिंदू त्योहार क्या बिना पत्थरबाजी के नहीं बन सकता, ये न्यू नॉर्मल है क्या हिंदू त्योहार पर पत्थरबाजी? अब बात इसकी।
जितने लोग इसमें हिंसा में शामिल थे उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। हम ड्रोन फुटेज के सहारे और सीसीटीवी फुटेज हमारा जितने बाकी पब्लिक से भी सीसीटीवी फुटेज और पब्लिक से भी कैमरा फुटेज हमारे पास आ रहा है। कल जो हालात जिस तरह से थे उसके बाद कोई भी घटना ऐसा नहीं घटी है जिससे हम ये कह सकते हैं कि शांति भंग हुई है। किसी भी तरह का असामाजिक तत्व को कोई भी वायलेंस जो है वो हम स्वीकार नहीं करेंगे और आइन में जो क्षमता दिया गया है पुलिस उसका पूरा उपयोग करेगी। ये इस बात को दर्शाता है कि किस तरह से वहाँ के जो माहौल को जो शांतिपूर्ण स्थिति के लिए जाना जाता है कटक, उसको अशांत बनाने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ऐसे समझ लीजिए साहब, एक और हिंदू त्योहार फिर से निकल कर आए पत्थर मार। अभी बरेली में याद है ना, आइलम मोहम्मद को लेकर बड़ा बवाल हुआ था। तब योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था कि जब भी हिंदू त्योहार आते हैं ना, उन्हें गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है। ये कहा था योगी आदित्यनाथ ने, डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है। योगी आदित्यनाथ की इस टिप्पणी के बाद बरेली में दंगे के आरोपियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, जो बुलडोजर चला, जो डेंटिंग पेंटिंग हुई, पूरे देश ने देखा। अब मांग हो रही है साहब कि ओडिशा के कटक में भी वैसी डेंटिंग पेंटिंग होनी चाहिए, या उसकी सख्त जरूरत है। क्योंकि जिस तरह नवरात्र की शुरुआत में, तस्वीरों पर नजर रखिएगा, नवरात्र मैं बार बार कहता हूं क्या होता है कि तस्वीरें बदल जा, हिंदू त्योहार बदल जाता है, तस्वीरें लगभग सेम आती है। वही हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, पथराव, पत्थरबाजी, फिर पुलिस वहां पर आती है, एक गली में आप घुस जाएं, वहां से पत्थरबाजी, ये सब एक न्यू नॉर्मल हो चुका है। मतलब कोई नया हिंदू त्योहार फिर निकलते हैं पत्थर मार। बिना पत्थरबाजी के कोई यात्रा, विसर्जन, ये ना बहुत मुश्किल हो गया है अब आज की तारीख में। ये जो तस्वीरें हैं, अब वो नवरात्रि की शुरुआत में कई शहरों में जो कुछ हुआ था, आइलम मोहम्मद विवाद, वो हिंसा, वो सारी चीजें, अब कटक में दुर्गा विसर्जन के मौके पर जबरदस्त हिंसा हुई है। आरोप है कि हिंसा की शुरुआत शनिवार को उस वक्त हुई जब मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जित करने जा रहे श्रद्धालुओं पर एक विशेष इलाके में, विशेष इलाका आप समझ चुके होंगे, एक इलाके में अचानक पत्थर और बोतलें फेंकी गई। पत्थर फेंके गए, बोतलें फेंकी गई। पुलिस के मुताबिक, मैं पुलिस का वर्जन बताऊंगा, पुलिस के मुताबिक दो गुटों में विवाद दुर्गा विसर्जन में डीजे बजाने को लेकर हुआ कि डीजे मत बजाइए। आरोप है कि एक समुदाय के लोगों ने दुर्गा विसर्जन में शामिल लोगों पर डीजे बंद कराने का दबाव बनाया। डीजे बंद नहीं हुआ। इसके बाद विवाद हिंसा में तब्दील हो गया। दुर्गा विसर्जन में शामिल लोगों पर पत्थर, ईंट, बोतल, ये पहले से होते हैं। अभी तो अब खबर है कि विवाद हुआ, डीजे मत चलाओ, ये सारी चीजें, टकराव हो गया। तो ये ईंट, पत्थर, बोतलें तैयार होती हैं क्या? मतलब अचानक, स्वतः अचानक जब कोई टकराव होगा तो उसमें झड़प हो सकती है, लेकिन ईंट, पत्थर, बोतलें कहां से? ये पहले से होता है क्या? इस हिंसा में कई श्रद्धालुओं समेत पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। जानते हैं आप, कई लोगों के सर फूट चुके हैं, कई लोगों के शरीर में कांच घुस गया, 25 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। स्थिति यह थी, आप जानते हैं कि डीसीपी ऋषिकेश ज्ञानदेव की आंख के पास, अच्छा वो तस्वीर भी है, उस तरफ आप देखिए, डीसीपी कटक, इनका नाम है ऋषिकेश ज्ञानदेव। यहां देखे ना, पूरी पट्टी बंधी हुई है इस तरफ, ये सफेद, इनकी आंख के पास गंभीर चोट आई है। अब दंगाइयों ने डीसीपी, ये देखिए, इनको भी नहीं बख्शा। पत्थरबाजी में उनकी भी आंख फूटते फूटते बची है। अब डीजे बजा नहीं बजा, क्या टकराव हुआ, क्या नहीं हुआ, पुलिस जांच करेगी। लेकिन ये बोतलें, कांच, पत्थर, डंडे, ये सब पहले से तैयार होते हैं क्या? पुलिस वाले को भी नहीं छोड़ा ऋषिकेश ज्ञानदेव डीसीपी। इस हिंसा के बाद उपद्रवियों ने आगजनी कर दी, कई दुकानों में आग लगा दी, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। ये सब दुर्गा मूर्ति विसर्जन।
लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। सवाल बहुत बुरा है, लोगों को बुरा लग सकता है, कड़वा सवाल है। कोई हिंदू त्योहार बिना पत्थरबाजी के बनेगा क्या, या बन सकता है क्या, या नहीं बन सकता? ये न्यू नॉर्मल हो चुका है। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस पूरे उपद्रव और हिंसा की वजह से दुर्गा विसर्जन कई घंटों तक रुका रहा। वो हाल हो गया था, उस तरफ तस्वीरें देखिए। इसके बाद कड़ी सुरक्षा में मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम पूरा हुआ। मतलब सुरक्षा में, पहरे में। वहां पहरे में गरबा बन रहा था, पूरी चेकिंग हो रही, वहां पहरे में गरबा, अब पहरे में यहां पर पूरी सुरक्षा के साथ दुर्गा मूर्ति विसर्जन। शनिवार को इस हिंसा के बाद विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए 12 घंटे बंद का आह्वान किया है। बंद के समर्थन में रविवार को बाइक रैली निकाली। वीएचपी की ये बाइक रैली जैसे ही उपद्रव वाले इलाके में पहुंची, साहब उन इलाकों में फिर हिंसा भड़क गई। इसके बाद आज कटक पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 8 दंगाइयों को अरेस्ट कर लिया है। 8 पकड़े गए हैं। इन दंगों को लेकर वीएचपी का कहना है कि सिर्फ कटक ही नहीं साहब, पूरे देश में स्थिति हो गई है कि हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने के लिए सुरक्षा मांगनी पड़ रही है। वीएचपी का आरोप है कि दुर्गा विसर्जन यात्रा को लेकर आयोजकों ने पुलिस से कई बार सुरक्षा मांगी थी। एक तो सवाल ये नहीं समझ में आता कि सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ती है। हिंदू बहुल देश, हिंदू बहुसंख्यक देश, यहां पर हिंदू त्योहार अपनी यात्रा भी नहीं निकाल सकता। सुरक्षा की मांग की थी, सुरक्षा नहीं मिली। इसी के बाद विसर्जन के वक्त दंगा हो गया। ये जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये कटक की सुबह की तस्वीरें। पुलिस मार्च कर रही है, आगजनी के बाद मलबा हटाने में ये लोग लगे हुए हैं। ये देखिए आप, कई गाड़ियों के टूटे हुए शीशे देखकर, ये देखिए आप, हाँ ये वो तस्वीर है, ये अगले दिन या सुबह की इनफैक्ट तस्वीरें ये बताया गया है। फिर गाड़ियों के शीशे टूटे पड़े हैं, एक तनावपूर्ण स्थिति है। हालात कैसे होंगे? एसीपी नरसिंह भोला ने बताया कि कटक में पुलिस फोर्स के 60 प्लाटून तैनात करने पड़े हैं। 60। सुनिए। जितने लोग इसमें हिंसा में शामिल थे उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। हम ड्रोन फुटेज के सहारे और सीसीटीवी फुटेज, हमारा जितने बाकी पब्लिक से भी सीसीटीवी फुटेज, पब्लिक से भी कैमरा फुटेज हमारे पास आ रहा है। इससे जितने लोग हिंसा से जड़ित थे सारे लोग के आइडेंटिफाई किया जा रहा है और सारे लोग के अगेंस्ट डेफिनेटली आइन के हिसाब से। अभी तक कोई डिटेन हुए हैं? कुछ लोग डिटेन किए हैं, कुछ लोग डिटेन हुए हैं, लेकिन हम उनका इन्वॉल्वमेंट अच्छी तरह से एग्जामिन कर रहे हैं। उनको सीसीटीवी फुटेज के साथ मैचिंग करा रहे हैं, कैमरा फुटेज के साथ, ड्रोन फुटेज के साथ मैचिंग करा रहे हैं, और जो लोग एक्चुअली इन्वॉल्व है इसमें उनके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई किया जाएगा। और अब आपको बता दें, इस हिंसा के बाद ना अब क्या चल रहा है वहां पर? नारेबाजी सुनाइए। हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई के नारे वहां पर लगने शुरू हो चुके हैं। तो कटे हुए योगी आदित्यनाथ का नारा था। अब यहां पर एक नया नारा, हिंदू हिंदू भाई भाई। आगे बढ़ते हैं। कटक हिंसा के बाद सवाल उठ रहे हैं कि देश में दंगों के खिलाफ ना योगी मॉडल क्या लागू कर देना चाहिए। जिस स्टेट में इस तरह का दंगा हो, योगी मॉडल वहां पर लागू कर देना चाहिए। क्या डेंटिंग पेंटिंग, जिस तरह योगी राज में दंगाइयों पर कानूनी कार्रवाई हुई, क्या वैसी कार्रवाई कटक में यहां पर भी होनी चाहिए? क्योंकि साहब याद करिए, 26 सितंबर को बरेली में जुमे की नमाज के बाद जिस तरह साजिश के तहत हिंसा भड़काने की कोशिश हुई, उसे योगी सरकार ने जिस तरह फेल किया। दंगा भड़काने की साजिश में शामिल आरोपियों पर सख्ती से कार्रवाई की। आरोपियों के अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। ये बरेली वाला इलाज कटक में चाहिए। भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के होटल, शोरूम, मददगारों पर एक तरीके से बुलडोजर एक्शन, बारात घर सील। उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। अब कटक में भी मांग की जा रही है कि उपद्रवियों के अवैध संपत्ति पर बुलडोजर अब तक चला क्यों नहीं है, ताकि दोबारा कटक को जलाने की हिम्मत किसी भी दंगाई या उपद्रवी की ना हो सके। दरअसल बरेली में दंगाइयों ने 26 सितंबर को पुलिस पर हमला बोल दिया था। पुलिस के हथियार लूट लिए थे। दंगाइयों ने बरेली में हिंसा, आगजनी, पत्थरबाजी की। लेकिन पुलिस की ये वो तस्वीरें थी, पुलिस की मुस्तैदी की वजह से दंगाइयों का बरेली को जलाने का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया था, कामयाब नहीं हो सका था। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए दंगाइयों की पहचान की। आज भी मुझे खबर ये बताई गई, आज भी जगह जगह बुलडोजर एक्शन हुआ है और
81 दंगाई अंदर जा चुके हैं। 81 दंगाई, 81। 3 दंगाइयों का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया। हाफ एनकाउंटर। 3000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस ने आरोपियों की अवैध संपत्ति की पहचान कर उसे जब्त करना शुरू कर दिया है। डेंटिंग पेंटिंग का जिक्र योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। दंगाइयों ने जिन सरकारी संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था, वहां बुलडोजर एक्शन रुक ही नहीं रहा है। सुनिए। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। उधर बिहार में चुनाव के ऐलान के साथ ही बुर्के पर कैसे टेंशन शुरू हो चुके हैं। बुर्के पर बवाल, बुर्के में वोटिंग होगी नहीं होगी, कैसे होगी, सॉल्यूशन बता दिया चुनाव आयोग ने। अब बात करेंगे इसकी। अगर हमको संतुष्टि नहीं है तो बुर्का उठवाएंगे ना भाई। और उस समय आप चिल्लाइएगा, ओवैसी चिल्लाएंगे तो ओवैसी के चिल्लाने से होगा, तेजस्वी के चिल्लाने से होगा। जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। ख्याल है कि इसमें कोई इतराज़ की बात नहीं। अगर महिलाएं उनको उनकी पहचान करेगी या उनको देखने का काम करेगी तो इसमें मेरा ख्याल है कि किसी को इतराज़ होना नहीं चाहिए। सब आज से ठीक 1 महीने बाद अब बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। डेट शीट आ चुकी है। बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इस बार चुनाव आयोग 17 नए प्रयोग करने जा रहा है। चुनाव की डेट शीट आ चुकी है। 6, 11, 14 तारीख को नतीजे हैं। लेकिन चुनाव आयोग के जिस नियम को लेकर सबसे ज्यादा विवाद, बवाल, चर्चा हो रही है, या कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने तो ये सॉल्यूशन दे दिया, एक तरीके से पूरा विवाद ही खत्म कर दिया। क्या इलाज हो गया? बुर्के में आई महिला वोटरों की चेकिंग को लेकर क्या सॉल्यूशन आया है? दरअसल चुनाव के ऐलान से पहले बहुत से लोगों का यही सवाल था कि साहब बुर्के में वोट डालने वाली महिलाओं का क्या होगा? वो उनको क्या बुर्का हटाकर जांच की जाएगी? कहीं डूबियस वोटिंग तो नहीं हो जाएगी, जैसा कि आरोप लगते हैं कि बुर्के पहनकर डबल वोटिंग, डूबियस वोटिंग। अभी हुआ क्या हुआ? क्या यूपी, बंगाल, दिल्ली, कई राज्यों में इस पर सवाल मच चुका है। मतलब कभी पहचान को लेकर शक किया गया तो कभी राजनीतिक दलों का हंगामा हुआ, मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। लेकिन इस बार अब सुनिए आज की बड़ी खबर। इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा तोड़ निकाला है बुर्के में वोटिंग का, जिससे ना तो साफ बवाल होगा और ना ही ये लोग वोटिंग के अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित रह पाएंगे और बुर्के में वोटिंग कर पाएंगे और वोटिंग में रुकावट भी नहीं आएगी। 6 नवंबर, 11 नवंबर को जब बिहार में वोट डाले जाएंगे, तब पोलिंग बूथ पर बुर्का पहनकर आने वाली किसी भी महिला वोटर की चेकिंग की जा सकेगी। अगर बुर्का पहनकर आई महिला वोटर के बारे में किसी तरह का डाउट हुआ, शक हुआ, तो महिला के चेहरे से बुर्का हटाया जाएगा। चेहरे से बुर्का हटाकर उसकी पहचान पत्र से महिला की पहचान का मिलान किया जाएगा। यह आज क्लियर किया। हालांकि बुर्के में आई महिला वोटरों की चेकिंग करने का अधिकार किसी और को नहीं होगा, किसी पुरुष को नहीं होगा। इसके लिए बूथ पर विशेष तौर पर आंगनबाड़ी सेविका मौजूद रहेंगी। आप समझे? आंगनबाड़ी सेविका मौजूद रहेंगी। वही बुर्का हटाकर चेक कर सकेंगी, पहचान जो है सत्यापित कर सकेंगी। शक होने पर वो बुर्का नशी महिलाओं के चेहरे का मिलान उनकी फोटो आईडी से करेंगी। ये होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ कर दिया कि मतदान के दौरान शक होने पर बुर्का नशी महिलाओं को पहचान के बाद ही उन्हें वोट डालने की इजाजत दी जाएगी। ज्ञानेश्वर कुमार ने कहा कि साहब बिहार में चुनाव मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा और बुर्का हटाकर चेक किया जाएगा शक होने पर। अब क्या हुआ था पिछले चुनाव में? क्या हुआ ये तो आप जानते ही है ना। मतलब बुर्के में ढकी महिलाएं वोटिंग बूथ पर पहुंचती थी, वहां ड्यूटी पर तैनात लोग या विरोधी दल के एजेंट शक जाहिर करते थे कि कहीं कोई दूसरा तो वोट नहीं डाल रहा है।
बुर्के में हैं। और तेलंगाना चुनाव में इस तस्वीर को लेकर बहुत बवाल हुआ था, याद होगा माधवी लोकसभा चुनाव में। ये बीजेपी के नेता माधवी लता जी वो वहां पर पहुंच गई थी, चेक करने लग गई थी। बताइए साहब कि आप बताइए क्या आप यही हैं, ये आपका वोटर आईडी कार्ड है, बुर्का हटाकर ये चेकिंग कर रही थी। तो इसको लेकर हुआ कि इनको ये अधिकार किसने दिया? ये तो चुनाव आयोग के अधिकारी वो चेकिंग करेंगे ना। ये बीजेपी नेता को या बीजेपी की नेत्री को अधिकार किसने दिया? ये तेलंगाना, यूपी में हो चुका है, दिल्ली में हो चुका है, बंगाल में हो चुका है, हर चुनाव की यही कहानी, बुर्का नशी। और किसे अधिकार है आज ये चुनाव आयोग ने बता दिया। चेकिंग होगी और बुर्का हटाया जाएगा, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका ही ये कर पाएंगी। सुनिए। बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की। तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। अगर हमको संतुष्टि नहीं है तो बुर्का उठवाएंगे ना भाई। और उस समय आप चिल्लाइएगा, ओवैसी चिल्लाएंगे तो ओवैसी के चिल्लाने से होगा, तेजस्वी के चिल्लाने से होगा, और राहुल गांधी के कि सरिया कानून है। देश में बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान है, देश संविधान से चलेगा, चुनाव आयोग संविधान से चलेगा। ख्याल है कि इसमें कोई इतराज़ की बात नहीं। अगर महिलाएं उनको उनकी पहचान करेगी या उनको देखने का काम करेगी तो इसमें मेरा ख्याल है किसी को इतराज़ होना नहीं चाहिए। और उधर कफ सिरप को लेकर 18 लोगों की मौत, जिम्मेदार कौन? अब बात इसकी। अक्टूबर को मेरे बच्चे का बर्थडे था। अफसोस के लिए मुझे नहीं आ पाया। मैंने जमीन गिरवे रख के पैसा उठाया तो भी बच्चा को बचा नहीं सका। ये वाली दवाई दी थी। ये दवाई दी थी आपने? ये वही शीशी है जिससे दवाई दी आपने? यही वही शीशी है ये। और आशा प्रमिल सोनी भी यहाँ ले गए, उन्हें ट्रीटमेंट दिए, कुछ सिरप के बाद बच्चे की पेशाब आना बंद हो गई। सरकार जाने, फार्मेसी डिपार्टमेंट जाने, ड्रग कंट्रोल बोर्ड जाने कि वो क्यों हुआ। आप दवाई बनाने वाली फैक्ट्री से बात करिए, दवाई जो वहाँ पर सप्लाई करते हैं उनसे बात करिए। कफ सिरप से जो घटना घटी है, हमने इस पर कार्रवाई करते हुए जो तमिलनाडु की फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री की दवाइयों को भी बैन किया। बच्चों की मौत हुई है, लेकिन उसका कारण क्या है? जो सैंपल भेजे गए हैं उसकी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो दवाइयाँ जो जिन माताओं ने अपने बच्चों को दी है वो हमारे सरकारी अस्पताल के ना तो प्रिस्क्रिप्शन से थी ना उनके रिकमेंडेशन। नकली दवा बिक रही है जो जहर के रूप में काम कर रही है, बच्चे की डेथ हो रही है। डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी जिम्मेदारी मतलब प्राइम एफएसआई दिख रही है। बाकी फिर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद फिर बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। पिछले 10 दिनों में मौत के सिरप को पीकर 18 बच्चों की जान जा चुकी है। 18। मध्य प्रदेश सरकार जो है वो एक्शन मोड में है। ये 18 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन, या यूं कहें जहर देकर 18 बच्चों को एक तरीके से जो मार दिया गया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीला सिरप पीने से मौत के मामले में अब कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि साहब किसी भी कार्रवाई के लिए हम हादसा का इंतजार क्यों करते हैं हर बार। सवाल ये है कि ऐसी जहरीली दवा का निर्माण देश में होता आ रहा था, ये प्रिस्क्राइब की जा रही थी, क्या दवा निर्माण के लिए कंपनी के पास कोई अनुमति थी? अगर नहीं थी तो कंपनी का मालिक अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है? और अगर अनुमति थी तो जहरीला सिरप बनाने की इजाजत देने वाली ड्रग अथॉरिटी और उनके अधिकारियों पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये सवाल है कि साहब कंपनी का मालिक अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं? अनुमति देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी?
जिस मौत का सिरप पीने से 18 मासूमों की मौत हो गई, वो उस लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? 18 मौत जिम्मेदार कौन? जानलेवा कफ सिरप पीने से कहां कितने बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी है? इसके बाद केंद्र से लेकर राज्य सरकारों ने क्या कुछ एक्शन प्लान तैयार किए हैं, आपको बताएंगे। दरअसल ये जो है ना, ये है कोल्ड रिफ नाम के जिस कफ सिरप को इतने बच्चों की जान चली गई है, कितने 18 बच्चों की जान जा चुकी है कोल्ड रिफ। उसमें क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। DEG, डाई एथिलीन ग्लाइकॉल, DEG, डाई एथिलीन ग्लाइकॉल नाम का एक कफ सिरप में ये एक सॉल्यूशन होता है, एक पार्ट होता है। ये तत्व पूर्ण रूप से एक तो जहर होता है, जिसका इस्तेमाल होता है पेंट, स्याही, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल। DEG ये कफ सिरप में था, इसकी एक परमिसिबल लिमिट होती है, वो भी हम आपको बताएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसको बहुत ही जहरीला पदार्थ मान चुका है, जो बच्चों को दिया गया कफ सिरप। यही वजह है कि अमेरिका समेत कई देशों में दवाओं में इस्तेमाल को लेकर पूरी तरह से इसे बैन कर रखा है, DEG। हालांकि अब सुनिएगा, कुछ देशों में कफ सिरप में इसके इस्तेमाल की अनुमति तो है, लेकिन एक परमिसिबल लिमिट है, मात्रा तय है। आप जानते हैं ताजा केस में कफ सिरप में इसकी मात्रा, DEG की मात्रा में हुई गड़बड़ी ने कई मासूम बच्चों की जान ले ली। जांच रिपोर्ट में जो कुछ सामने आया वो चौंकाने वाला था। उसके मुताबिक, जो जांच रिपोर्ट में सामने आया है उसके मुताबिक कफ सिरप में ये डाई एथिलीन ग्लाइकॉल, DEG की मात्रा 1% होनी चाहिए थी। परमिसिबल लिमिट है 1%। कितनी थी? 48.6%। 48.6%। मतलब इतना जहर हुआ ना, 50 गुना जहर दवा के नाम पर, कफ सिरप के नाम पर बच्चों को पिला दिया गया। बच्चों की किडनी फेल हो गई, उनकी जान चली गई। जांच रिपोर्ट के इन आंकड़ों से साफ है कि ये कोई, आप कहें कि कोई गलती हो गई 1% का 49%, ये कोई भूल नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी आपराधिक जानलेवा लापरवाही, जिसे संभवतः जानबूझकर किया गया या नहीं किया गया, ये आपराधिक गलती है, क्योंकि गलती से 1% की जगह 1, 1.5, 2% तो हो सकता है। हालांकि आपको बता दें, उतनी भी मात्रा स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, लेकिन कम से कम जान बचाने की गुंजाइश तो होती। 48.6%, लगभग 50 गुना जहर गलती से कफ सिरप के अंदर गया, DEG। इतना जहर तो साहब बड़ों की जान ले सकता है, यहाँ तो मासूम थे, कैसे बचते? कफ सिरप पीने से राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुई मौत के मामले में ताबड़तोड़ एक्शन अब शुरू हो चुका है। एक के बाद एक कई राज्यों में जानलेवा कफ सिरप कोल्ड रिफ को अब बैन कर दिया गया है। आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के बाद अब केरल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र में भी इस जानलेवा मौत के सिरप, कफ सिरप, कोल्ड रिफ कफ सिरप को बैन कर दिया गया है। साथ ही इन राज्यों में ड्रग डिपार्टमेंट को मेडिकल स्टोर में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसके बाद इन राज्यों के अलग अलग जिलों में ड्रग विभाग के अधिकारी जांच में जुट चुके हैं। इन राज्यों के साथ ही कई और राज्यों में भी जांच चल रही है, जिसकी रिपोर्ट के बाद इस सिरप पर बैन लगाया जा सकता है। जिस कफ सिरप को लेकर के देश में विवाद छिड़ा है, बच्चों की अस्वाभाविक मौत हुई है, बहुत ही दुखद है। हमारी सरकार ने कभी भी ऐसे कफ सिरप को नहीं खरीदा है और मैंने एडवाइजरी भी जारी की है पूरे प्रदेश के नागरिकों को कि ऐसे कफ सिरपों से बचें, बिल्कुल ना उनका उपयोग में बच्चों के लिए करें। और कल ही औषध नियंत्रण विभाग ने इसको उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया। इसका महाराष्ट्र में सप्लाई तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी किसी माध्यम से यदि वो महाराष्ट्र में आया है तो कोई भी हमारे महाराष्ट्र की जनता है उसे यूज ना करे, और जिसके पास भी किधर ये स्टॉक महाराष्ट्र में पता चलता है तो एफडीओ और पर्टिकुलरली हमें इन्फॉर्म करे, ऐसी एडवाइजरी हमने जारी की। और आज की एक और सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड।
ये आज की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड। अब बात इसकी। एक कोर्ट में वो भी लॉयर ने अगर असॉल्ट किया है, करने का प्रयास किया है, तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। डिफरेंट व्यू रख सकता है, परंतु डिफरेंट व्यू होने से का मतलब ये नहीं है कि ओपन में इस तरीके की कोर्ट के हियरिंग में जो है कोई दखलंदाजी करे और बदतमीजी करे। चीफ जस्टिस के ऊपर भी जूता फेंकने की कोशिश होगी तो मैं समझता हूं कि फिर देश जा कहां रहा है। देश संविधान से चलता है। मुझे अफसोस है कि आज चीफ जस्टिस के ऊपर इस तरह की हरकतें लोग कर रहे हैं। प्रभु विष्णु को लेकर उपहासजनक और आपत्तिजनक कुछ टिप्पणियां की गई, जिसको लेकर हमारे देश का हर सनातनी और वह हर व्यक्ति जो देश के संविधान में विश्वास रखता है आहत है। साथ ही साथ टिप्पणी की गई कि जाके भगवान विष्णु से ही कहो कि वो उसमें कुछ करें। तो मुझे लगता है ये सारे सनातन समाज को एक आहत करने वाला पूरा एक वाक्य है। किसी भी विषय को सुनना ना सुनना आपका अधिकार क्षेत्र है, चाहे उसे आप डिसमिस करें, चाहे उसका संज्ञान लें। देखिए, पूरी खबर बताने से पहले एक चीज क्लियर करना जरूरी, बहुत ही शर्मनाक हरकत है ये। देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में हम सबकी, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की आस्था है। आपको फैसला पसंद हो नहीं हो, आपको टिप्पणी पसंद हो नहीं हो, उस पर आप वाद विवाद संवाद कर सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की तरफ जूता उछालना या सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की कोशिश करना, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही आप कह सकते हैं आपत्तिजनक, बहुत ही शर्मनाक कृत्य है। सुप्रीम कोर्ट में बेहद शर्मनाक हरकत हुई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई की अदालत में उनके खिलाफ जूता उछालने की कोशिश हुई। यह शर्मनाक हरकत राजकिशोर नाम के एक वकील ने की, और जब उसे कोर्ट में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा तो वो कह रहा है सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वो वहां पर नारे लगाने लगा, वो जूता उछालने की कोशिश कर रहा था। सीजीआई गवई सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो नारा लगाने लगा, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हालांकि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई इस पूरी घटना के दौरान शांत बैठे रहे। उन्होंने खुद पर जूता उछालने वाले आरोपी वकील पर किसी तरह की कोई कार्रवाई का निर्देश नहीं दिया। कोर्ट की कार्रवाई जारी रखने की बात करते हुए कहा कि उन्हें ऐसी घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही शर्मनाक हरकत। और सीजीआई की इस टिप्पणी के बाद आरोपी वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई माना जा रहा है। अब इस घटना की वजह क्या माना जा रहा है मैं आपको बता देता हूं। जो सनातन का अपमान, कुछ लोग आहत हुए थे सीजीआई की एक टिप्पणी को लेकर। 16 सितंबर को सीजीआई की एक टिप्पणी, इसके पीछे वजह हो सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश के खजुराहो में भगवान विष्णु की 7 फुट, जो उस तरफ मूर्ति हमने लगाई है, 7 फुट ऊंची मूर्ति को दोबारा स्थापित, उनका जो चेहरा था वो टूटा हुआ था, उसको दोबारा स्थापित करने की याचिका खारिज की गई थी। इस याचिका में क्या कहा गया था कि मुगलों ने भगवान विष्णु की मूर्ति का सिर तोड़ दिया। भक्तों को पूजा का हक मिले, इसलिए मूर्ति को ठीक करवाना काफी जरूरी है, ये याचिका थी। भगवान विष्णु, तब सीजीआई ने क्या कहा था उसको लेकर विवाद हुआ कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल नहीं, पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है। सीजीआई ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि जाओ भगवान विष्णु से कहो वो कुछ मदद करें, जाओ भगवान विष्णु से कहो। इस टिप्पणी के बाद देश में बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। कई लोग सीजीआई की टिप्पणी को सही बता रहे थे, जबकि कई लोगों का मानना था साहब कि सीजीआई को याचिका अस्वीकार करनी थी तो कर देते, लेकिन ऐसी टिप्पणी की संभवतः शायद जरूरत नहीं थी। ऐसा एक वर्ग ने कहा, जिसे ऐसा लगा साहब कि सीजीआई ने हिंदुओं की आस्था का एक तरीके से मजाक बनाया, भगवान विष्णु पर तंज कसा है। एक मुझे इस वक्त ये खबर मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीजीआई से बात की है। इसी वक्त मुझे खबर मिल रही है कि ये मामला बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी उनकी तरफ से भी सीजीआई से कांटेक्ट किया गया संभवतः, और उनकी भी सीजीआई से बात हुई है। ये बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीजीआई,
ये अब पोस्ट मैं पढ़ सकता हूं, आ गया है मेरे पास। स्पोक टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसमें लिखा गया जस्टिस बी आर गवई जी, द अटैक ऑन हिम अर्लियर टुडे इन दी, अभी 8:29, अभी कुछ मिनट पहले ही पोस्ट किया गया है, और उसमें लिखा गया है कि द अटैक ऑन हिम अर्लियर टुडे इन द सुप्रीम कोर्ट प्रेमिसेस हैज एंगर्ड एवरी इंडियन। देयर इज नो प्लेस फॉर सच acts in our society is utterly condemnable. I appreciate the calm displayed by Chief Justice of India in the face of such situation. It highlights his commitment. यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीजेआई गवाई से बात की है। इस वक्त हमारे साथ छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो खुद इन बच्चों को देखने के लिए, उन परिवारों को खासतौर पे संवेदना जताने के लिए आप आए थे। मुझे बड़ा दुख है कि ये घटना में बच्चों का काल के गाल में समा गए। छोटे छोटे हंसते खेलते बच्चे किसी के परिवार से भी जाते हैं, उस कष्ट को हम महसूस करते हैं। दवाई लेकर के डॉक्टर के पास जाने का मतलब बच्चा अच्छा होना। किसको मालूम था कि दवाई के अंदर की बनावट में कंपनियों द्वारा इस प्रकार की लापरवाही रखी गई। ये 1-2 नहीं, लगभग हमारी जानकारी में तो जैसे 19 तारीख को जानकारी आई, हमने तुरंत सैंपल बुलवाए और 19 अलग अलग प्रकार के सैंपल में से 3 दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं। हमने भारत सरकार को भी सूचित किया और तमिलनाडु सरकार, जहाँ से ये मूल प्रोडक्ट बनकर आया था कफ सिरप का, वहाँ इस पर कार्रवाई वहाँ भी की गई और कंपनी के सारे प्रोडक्ट बैन किए गए। सर, आप सख्ती के लिए जाने जाते हैं कि आपका यह है कि अगर ये गलती हुई है तो इस गलती में सजा मिलेगी। किसको? जो संबंधित पक्ष है, जो सजा करता है, लापरवाही करता, अपने ड्यूटी के प्रति नज़रअंदाजी करता है, तो उसके खिलाफ तो निश्चित रूप से सरकार अगर चलाना है तो सरकार की भावना सहयोगी की जरूर हो सकती है, लेकिन सुशासन की भी होना चाहिए और सुशासन में दक्षता अत्यंत आवश्यक है। हमारी सरकार सजगता के लिए भी जानी जाती है और दक्षता के लिए भी जानी जाती है। अभी क्या कार्रवाई की सर? मतलब ये सख्ती कहाँ दिखी हमको? हमने ड्रग कंट्रोलर को हटाया, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर को भी सस्पेंड के लिए बताया है, कुछ इंस्पेक्टर ऑफ से लगाकर कई लोगों पे कार्रवाई की है। जिन डॉक्टर ने इलाज किया उन पे भी केस बनाया, जिनकी दुकान से या बाकी चीज़ों को बिक्री हुई है उस सब पे भी हमने